नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो कुछ प्रश्न हमारे रह गए थे, उन्हीं को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में देखिए, यहाँ तक कक्षा 7 नंबर तक हमने सवाल लगवा दिए थे और 13 सवाल बताए थे कि हम शामिल किए हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो कुछ सवाल रह गए थे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर के आराम से पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अब हम लोग 8 नंबर से लगाते हैं इनको। तो यहाँ से भी ये 8 और 9 वाला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 8 नंबर समझिए, लिखा है कि a और b के किन मानों के लिए 2x + 3y = 7 और a - b + a + by = 3a + b - 2 के अपरिमित हल होंगे। देखिए, अपरिमित हल होने का मतलब क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब अपरिमित हल होने का मतलब होता है कि एक तरह से बहुत सारे हल होना, यानी अनगिनत। और अनगिनत हल कब होते हैं? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी रेखाएं जब संपाती होती हैं तो उनके अनगिनत हल होते हैं। तो हमको वही करना है। तो यहाँ से a1, b1, b2, a2, c1 और c2 इन सब की वैल्यू उठाकर इसमें रखना है। ये दो दिए हैं, देखिए a1 जो है वो 2 होगा, b1 3 होगा, c1 जो होगा वो -7 होगा। इसको इधर बुलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे, यही लिख दीजिए यहाँ पे कि अपरिमित हल के लिए ये कंडीशन हो गई। समीकरण है 2x + 3y - 7 = 0 और अगला है a - bx + a + by - 3a + b - 2 = 0। ये दो, तो यहाँ पर रख देंगे a1/a2 यानी 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर, यहाँ माइनस का साथ है, यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस का ही बना रहेगा, यानी माइनस माइनस कुल मिला के कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ a और b का हमको वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं एक साथ। तो जब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a + b = 3a - b। तो यहाँ से आ जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b। तो यहाँ से देखिए, a को उधर भेज दिया, b को भी उधर भेज दो, तो यहाँ से आ जाता है a - 5b = 0। इसको समीकरण 1 डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए हमने जो है इन दोनों को ले लिया यहाँ से, यानी 2 + a - b = 7/3a + b - 2। तो यहाँ देखिए, तिर्यक गुणा जब कराएंगे तो 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6a - 2b - 4। यहाँ 7 का कराएंगे तो आएगा 7a - 7b। तो a को उधर भेज देंगे तो a बचेगा, b को उधर भेज देंगे तो माइनस का 9b बचेगा, और 4 को भी उधर भेज देंगे तो प्लस का 4 बचेगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, समीकरण 1 से a बराबर क्या रख लेंगे हम लोग, 5b। तो यहाँ से a बराबर 5b रख लोगे जब समीकरण 2 में। यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से a बराबर 5b का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू 5b - 9b + 4 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा -4 = -4। तो b जो होगा वो 1 आ जाएगा। जब b 1 आ जाएगा तो यहाँ a बराबर कितना आएगा, 5। यहाँ पे रख लेंगे, तो a बराबर 5 और b बराबर 1। अगर ये वैल्यू होगी तो इन दोनों समीकरण के अपरिमित हल होंगे, यानी एक तरह से जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी, ठीक है। तो ये हमारा 8वां सवाल था। हम लोग अब देखते हैं 9वें सवाल में। वो भी इसी तरह का है, बस इसमें कंडीशन कुछ और दी है। तो यहाँ पे दिया है कि k के किस मान के लिए 3x + y, इसको मैं सीधे यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, -1 = 0, और 2k - 1x + k
के माइनस 1y माइनस 2k+1 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कोई हल कब नहीं होता है ना, जब कोई हल नहीं होता, यानी एक तरह से रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो कोई हल नहीं होगा, यानी यदि रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। इसलिए क्या आप देखिए समांतर होने क्या कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और ये c1/c2 के इक्वल ना हो। तो बस हमको ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों पेयर लिख लेने हैं। तो जब इनको हम लोग बराबर करेंगे तो देखिए 3/2k-1 बराबर, दूसरे में लिखेंगे 1/k-1 बराबर, और ये डज नॉट है, यहाँ से इक्वल तो है नहीं, 1/2k+1, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर माइनस है तो दोनों माइनस हट जाएगा। तो इन दोनों को बस आप बराबर कर लीजिए, तो आएगा 3k-3 बराबर 2k-1। तो इसको इधर भेज दो तो k हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो अगर कोई हल ना हो इसके लिए k का मान कितना होना पड़ेगा, 2। तो अगर k का मान 2 है तो इस समीकरण या ये रेखा युग्म या ये जो समय रैखिक युग्म है तो इसके कोई हल नहीं होंगे, यानी रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो ये हमारे 8वें और 9वें सवाल थे। अब हम लोग 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 10वें सवाल में दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग 10 नंबर। तो देखो एक तो लंबाई और चौड़ाई आप मान लो, तो यहाँ लिख दें माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y मान लिया। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखिए, तो इसका पहले क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा xy। ठीक, अब प्रश्नानुसार समझते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया, कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हुआ, 9 वर्ग इकाई कम हो गया। कब कम हो गया, जब उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई देखो 5 कम कर दी गई और चौड़ाई 3 बढ़ा दी गई, ऐसे। तो ये बाद वाली लंबाई बाद वाली चौड़ाई इनका भी गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो xy बराबर ना, इसका गुणा कराएंगे, x का कराएंगे तो आएगा xy प्लस 3x, फिर 5 का कराएंगे तो -5y माइनस 15। तो xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3x माइनस 5y और इसको उधर भेज देंगे तो -6 बराबर 0। ये समीकरण हो गया 1। ठीक, अब एक हमको और मिल जाए तो सवाल हल हो जाए। तो दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई, तो लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, तो 3 इकाई इसको बढ़ा दो, 2 इकाई चौड़ाई को बढ़ा दो, तो क्षेत्रफल 67 इकाई यानी xy प्लस 67 इतना बढ़ जाता है। फिर से हमको वही काम करना है बच्चों, x का हम गुणा करा देंगे तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये और ये पूरा कट जाता है। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y, इसको उधर भेज देंगे तो आएगा -61 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों को हमको हल करना है। तो इन दोनों को हल करने के लिए आपको जो विधि सही लग रही है, चाहे प्रतिस्थापन या विलोपन, विलोपन ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 की बनाने 6 बना लें और इसको बना लें 3, तो 2 का गुणा करा दो तो आएगा 6x माइनस 10y माइनस 12 बराबर 0, और यहाँ 3 का कर देंगे तो आएगा 6x धन 9y माइनस 183 बराबर 0। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटा लिए और ये जोड़ दिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये कट गया, यहाँ माइनस है माइनस, तो यहाँ से माइनस का 19y आया, और यहाँ पर 12 जो है माइनस का और 183 जो है प्लस का है, तो यहाँ से प्लस का आ गया 171। तो इसको जब उधर हल करते हैं ना तो यहाँ से, और ये बराबर 0 है, तो माइनस का 19y बराबर माइनस 171, 19 नहीं है 171 होता है, इसलिए y का वैल्यू जो आ गया वो 9 आ गया पहली बार। अब किसी भी एक समीकरण में उठा के रख दो, अगर इसी में रख दें हम
तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो 45 माइनस 6 यानी 51। तो x बराबर 51/3। 17 तक 51 होता है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। यानी लंबाई जो है 17 इकाई आएगी और जो चौड़ाई आएगी वो 9 इकाई आएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं लंबाई चौड़ाई, और ये 4 नंबर 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 10वां सवाल था। उसके बाद हम लोग 11 नंबर पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि धारा से जुड़ा आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, यानी ऋतु धारा यानी जिधर धारा बह रही ऋतु भी उधर ही बह रही, तो उसको ताकत कम लगानी पड़ रही है। तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर ली। लेकिन धारा की जब प्रतिकूल तैरने की बात आई तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाई। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात की। जो पूछ रहा है वही हमको दोस्तों मान लेना है। तो देखिए यहाँ से मान लेंगे कि ऋतु की स्थिर जल में चाल वो हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर और घंटे में दिया है इसलिए हमने किलोमीटर और घंटे में मान लिया। उसके बाद है धारा की चाल। तो धारा की चाल हमने माना y किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिख दें माना। ठीक है, अब देखिए जब धारा के अनुकूल की बात आएगी है ना, तो यहाँ से लिख देंगे ऋतु की चाल धारा के अनुकूल। तो धारा के जब अनुकूल की बात आएगी तो दोनों चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये तरह ऋतु की चाल धारा के प्रतिकूल तो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अब यहाँ घंटा दिया है और दूरी दिया है। ठीक है, और चाल हमको पता है, तो क्या लगाएंगे हम, पहले फार्मूला लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी देखिए 20 किलोमीटर थी, धारा के जब अनुकूल चला तो 2 घंटे में ये केस हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2x, या 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x धन y बराबर 10। समीकरण 1। दूसरे केस में क्या हुआ, दूरी वही है लेकिन चाल इतनी है और समय जो है 2 है। दूरी जो है वो 4 किलोमीटर है सॉरी। तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो आएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण है 2। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा। 1 धन 2 जब आप करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाई वाई कट जाएगा तो 2x बराबर 12 आएगी। तो x बराबर क्या आएगा 6। यानी स्थिर जल में ऋतु की चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर। और जब यहाँ पर x की वैल्यू 6 रख दी है तो y बराबर कितना आ गया 4। यानी धारा की चाल कितनी है 4। तो x बराबर 6 y बराबर 4, इतने किलोमीटर पर आवर। इसमें यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपकी परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। तो इस तरह से x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर और y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों आपके उत्तर हो गए। इस तरह से 11 नंबर आपका हल होगा। फिर आखिरी के 2 सवाल बचे हुए हैं 12 और 13, इनको भी आप समझिए। तो 12 नंबर जो है उसमें ऐसे सवाल हैं और ये भी उम्मीद है कि इनसे ज़रूर एक सवाल पूछा जाएगा ऐसे। तो देखिए इन सवालों को क्या होता है कि ना तो प्रतिस्थापन ना ही विलोपन ना ही वज्र गुणनखंड से इनको हल करते हैं। सबसे पहले ये है कि इनका जो इस तरह का रूप दिए होता है, यानी इसमें कुछ उभयनिष्ठ पद होते हैं जैसे 1/√x 1/√y। तो इसको डायरेक्ट हल करके हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग से मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि हल नहीं होगा, खूब आराम से हल हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये पद कट जाएगा। लेकिन फिर y के केस में डायरेक्ट हल करें तो इससे अच्छा ये है कि जो बड़े सवाल होते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं। तो 1/√x को मान लो हम कैपिटल X मान लिए और 1/√y को हम लोग कैपिटल Y मान लिए। तो अब ये जो सवाल है वो ऐसे बन गया 2x + 3y = 2 और यहाँ से बन गया 4x - 9y = -1। अब समझो ये पहला समीकरण, ये दूसरा।
ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, 2 का गुणा करा देते हैं तो आएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 4, और यहाँ से नीचे वाला ऐसे ही लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, पहले में दूसरा, यानी पहले समीकरण में 2 का गुणा करा के दूसरा समीकरण घटा दिया। जब घटा दोगे तो माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, 9 6 15y बराबर 5 आएगा, ये कैपिटल Y है, तो y बराबर आएगा 1/3। ठीक है, इस y का वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा, जब 2 में 1 घटेगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। अब हमको देखिए इनके वैल्यू तो निकालना नहीं, हमको जो निकालना है वो निकालना है इसके। तो हमने क्या मान रखा है कि 1/√x बराबर कैपिटल X, तो 1/√x कैपिटल X 1/2 है, तो √x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो x बराबर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो x की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। इस तरह 1/√y बराबर जो दिया है वो दिया है 1/3, तो √y बराबर आएगा 3, तो y बराबर कितना आएगा, 9। तो इस तरह x बराबर 4 और y बराबर 9, ये 2 इसके उत्तर होंगे इस तरह। तो एक सवाल इस तरह का भी आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पर ऐसे मान के आपको लगाना पड़े। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, या हो सकता है आपको आता भी रहा हो। अब 13 नंबर है। 13 नंबर में हमने ये किया है कि ये किसी किताब का नहीं, मतलब सवाल किताब का है, लेकिन एक सवाल इसलिए रखा गया है ताकि आप ये पहला और ये दूसरा, इससे तीनों विधियां समझाएंगे। समीकरण जो रैखिक समीकरण है उनको हल करने की 3 विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनफल। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रतिस्थापित कर देना, मतलब उठा करके उसका मान किसी और में रखना। तो एक एक को विधि आप समझाते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे यहाँ से और रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर आएगा 3y + 3, और इसको उठा के हम लोग समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो तो 3y + 3 - 9y - 2 बराबर 0। यहाँ से आएगा 9y - 9 -9y - 2 बराबर 0। देखो यहाँ 9y कट गया, इसका मतलब ये है कि कटने का मतलब ये होता है कि इसके आप y का वैल्यू कोई भी रख दीजिए ना। एक बार चेक ही कर लीजिए इसको कि यहाँ से 1/3 है, और जो b1/b2 1/3 है, और जो c1/3, तो ये ना जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं। इसका मतलब ये है कि कोई हल नहीं है इसका। क्या है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता इसका मतलब ये कि y देखिए कट ही गया। ये कुल मिला के समझ लीजिए कि सवाल जो है उसमें x y के लिए हल नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ विधि से मतलब, हम इसलिए रखे थे कि विधि आपको समझा सके। तो समझ गए हम कि प्रतिस्थापन में क्या करना है, एक को उठा के रखना है, फिर इससे मान लीजिए y का वैल्यू आ जाएगा, उस y का वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, दूसरी विधि है वो है विलोपन। विलोपन में हमको x और y में एक को काटना पड़ता है, चाहे जोड़ के या घटा के। तो जैसे यहाँ पर x है, यहाँ 3x था, तो यहाँ 3 का हम लोग क्या करा देते, गुणा। तो यहाँ 3x आता, फिर दोनों के चिन्ह समान है तो घटा देंगे, तो x को काट दिए, y में जो वैल्यू आएगी उसको रख देंगे। ठीक है, उसके बाद अंतिम विधि है वज्र गुणनखंड। तो वज्र गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, आप कोई भी सवाल ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए चलिए मैंने इसको ले लिया, 5x - 4y + 8 बराबर 0। इसको ना हल करिए, आप इससे समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए वो जो है जो सवाल लिया था वो जो है समांतर रेखाएं युग्म है, इसलिए वो हल नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आप इससे समझ लीजिए। तो जैसे ये है, अब इसमें अगर हमको मान लीजिए विलोपन हल करना हुआ, तो विलोपन हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 है, 7 है, यहाँ 4 है, 6 है, तो इन दोनों का जो भी एलसीएम है, जैसे 4 और 6 का 12 होता है, तो अगर आपको y को काटना है तो 4 में 3 का गुणा करा देंगे तो ये 12 बन जाएगा। इसमें 2 का करा देंगे, y वाला पद काट देंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे।
वज्र गुणनखंड समझ लीजिए। वज्र गुणनखंड में सबसे आसान तरीके समझिए। जैसे इसका निकालना, सबसे पहले चिन्ह आप देख लीजिए जैसे जो है, उसके बाद यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y और यहाँ लिखिए 1, फिर अपान 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 और बराबर बराबर। सबसे पहले इतना काम कर लीजिए। x के केस में क्या है, इसको बंद कर लेना है, x वाला ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, पहले इधर वाला पद लिखते हैं, फिर इधर वाला लिखते हैं। पहली बार ऐसे, मतलब बाएं से दाएं की तरफ आना है, फिर दाएं से बाएं की तरफ आना है। तो देखिए 4 और मतलब -4 और -9 का होगा तो कितना आएगा ये 36 माइनस 6 48 और यहाँ माइनस लगाएंगे। गुणा चिन्ह सहित होगा, बीच में हमेशा माइनस लगेगा। अगर यहाँ माइनस आता तो ये प्लस हो जाता। y के केस में देखिए y वाले पद बंद हो जाएंगे ऐसे। तो अब y के केस में क्या है, जो पहले इधर हो रहा था उस केस में पहले इधर होगा। तो 8 सते 56 माइनस 9 पना 45 और 1 के केस में इस अचर वाले को बंद कर लेंगे, फिर ऐसे होगा। तो 6 पंचे 30 माइनस 7 28। तो देखिए यहाँ माइनस का है तो ये प्लस 28 हो जाएगा। तो यहाँ घटा देंगे तो x बटे आएगा माइनस का 12 y बटे 11 और यहाँ से आएगा 1 बटे 30 और ये 58। अब एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो x का मान निकल आएगा, एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो y का मान निकल आएगा। कुछ लोग इसमें ये करते हैं, ज़्यादा आसान ये है कि अगर आप भूल जाते हैं कि भाई पहली बार ऐसे करना है फिर अगली बार ऐसे, यानी ये 1 नंबर है 2 नंबर है, यानी x के लिए ये सही है। जब y के केस में आएंगे तो ये 1 नंबर बन जाएगा। तो एक काम आप आसान ये कर सकते हैं कि आप गुणा हमेशा ऐसे ही करिए कि ये पहला करेंगे फिर दूसरे को घटाएंगे। लेकिन y में उल्टा है तो y में क्या कर देंगे, हम माइनस लगा देंगे। तो आपको अगर आसान बनाना है वज्र गुणनखंड को तो आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिए x बटे, यहाँ माइनस y बटे और यहाँ 1 बटे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमेशा गुणा ऐसे ही करेंगे। ये पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। ये जो उल्टा करना है यहाँ माइनस हमने ले लिया तो करने की जरूरत नहीं, आसान है। फिर बाद में जब इस तरह का आ जाता है तो एक अचर के साथ एक बार x वाला पद लिया जाएगा तो x का मान निकल आएगा और एक बार y का लिया जाएगा तो y का मान निकल आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल से समझ लीजिए कि जो है हमको इस तरह से तीनों विधियाँ निकालनी। जब सवाल आपको दिया जाए तो जब तक आपसे विधि का नाम न लिया जाए तब तक आप नहीं बता सकते कौन से करने। तो आपको जो आसान लगती है आप उससे कर सकते हैं। जैसे जितने भी भारतीय सवाल हैं इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रतिस्थापन से, आपको जिस विधि से भी सही लगता है उससे हल कर लीजिए। और ज़्यादातर जो प्रयोग में ली जाते हैं वो विलोपन और प्रतिस्थापन दो ही ली जाती हैं। जब अचर पद साथ में दिया जाता है तो कभी भी जल्दी प्रतिस्थापन नहीं लगती, लोग विलोपन लगा लेते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ती। अगर अचर पद नहीं यानी खाली x और y लिखें तो x का मान y के पदों में निकाल के सीधा रख दें तो प्रतिस्थापन सरल हो जाती। तो आपको जो सही लगता है आप उससे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे जो है तीसरे चैप्टर के कुछ मुख्य सवाल। 13 सवाल हैं और हर तरह का हमने कोशिश की है कि एक एक सवाल हमने लगवाया है। और अगर आप इसे लगाएं तो ज़रूर इससे कोई ना कोई सवाल ज़रूर पेपर में आपके आएगा और इससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इन सवालों को एक बार और देख सकते हैं आप वीडियो में, या ऐसे देख कर रिवीजन कर सकते हैं, लगा कर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए क्योंकि आपके पेपर बहुत ही नज़दीक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए ताकि आपके लिए हम नए नए वीडियो ला सकें।